दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और देखिए, जैसा कि हमने कहा था आपसे कि हम टॉपर्स नोट्स के पूरे की पूरे 15 बुक्स की डिटेल सिलेबस को आपको कराएंगे, तो हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो मेरे बहन भाई अपना सिलेबस नहीं खरीद सकते, जो तैयारी के लिए नहीं कर सकते, ज़्यादा जिनके पास कंटेंट उपलब्ध नहीं है, तो हम आपको जो है इस चैप्टर को कराएंगे। इस टॉपर्स नोट्स की 15 बुक की सीरीज़ के हर चैप्टर को कराएंगे, जिससे कि आपको बड़ी आसानी रहेगी नोट्स बनाने में, और आप अपने नोट्स के ज़रिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जितने भी हमारे नीडी पीपल हैं उन सभी को इसमें हेल्प मिल सके। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। पहला जो है हमारा, जो सबसे पहला हमारा है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो देखिए, हम इसको कराएंगे जो है आपको यूपी पीसीएस के हिसाब से आपको इसमें से नोट्स बना लेने हैं। तो देखो, सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले ज़रूरत के जो है प्रोत्साहित करने वाले जो कारक थे वो नीचे लिखे हुए। देखो, सबसे पहले क्या जरूरत थी, एक तो उष्णकटिबंधीय वस्तुएं। उष्णकटिबंधीय वस्तुएं जो है सिर्फ भारत में मिलती थी, जैसे कि रेशम, मसाले और कीमती चीज़ें। ठीक है, तो यही इसका सबसे बड़ा कारण था। और आपको पता है कि जो है कीमती पत्थर भारत में नगीने बहुत ज़्यादा मिलते थे, और चीनी मिट्टी के बर्तन आदि यूरोप में भारी मांग में 1453 में कुस्तुनतुनिया का तुर्की पर उस्मानिया तुर्कों का कब्जा। ठीक है, तो देखो, तुर्कों का कब्जा हो गया था कुस्तुनतुनिया पर जो है। फिर इससे क्या होता है कि यूरोपीय जो एशियाई व्यापार बाधित हो जाता है। वे कुस्तुनतुनिया पर वो अधिकार कर लेते हैं, और अधिकार करने के बाद क्या होता है कि वो उस मार्ग पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। फिर ज़रूरत पड़ती है कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए मार्ग की खोज की जाए। तो एक तो ज़रूरत ये थी। ठीक है, आगे है दूसरा कारण जो है इसका, पुनर्जागरण एवं वैज्ञानिक क्रांति। पुनर्जागरण था इसका, और वैज्ञानिक क्रांति क्या हो रही थी। देखिए, पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति से जो है हमारा मतलब है, पुनर्जागरण वैज्ञानिक क्रांति जो है उसके फलस्वरूप यूरोप में जो है समुद्री कंपास, जहाज की चाल मापने वाले उपकरण, एस्ट्रोबोल, अक्षांश देशांतर, त्रिकोणपाल एवं तोपों व बंदूकों का आविष्कार हो चुका था। तो देखिए, ये भी सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि उस समय पे जो है समुद्र की जो है सैर करना, समुद्र की यात्रा करना बहुत कठिन काम था, जो कि क्रांतिकारी उपकरणों के जरिए बहुत आसान हो पाया। तो पहला कारण हो गया हमारा नए रास्तों की खोज, और दूसरा हो गया पुनर्जागरण क्रांति। तो देखिए, तीसरा कारण इसका क्या था। तीसरा कारण था भारत की अपार संपदा। सभी को पता था कि भारत की जो है संपदा बहुत अपार है, और जो है और भी जो जो है इसके मुस्लिम शासकों के अलावा भी और भी जो है इंडिया पर कब्जा करने के लिए, उसकी संपत्ति को लूटने के लिए जो है उसके उद्देश्य से इंडिया के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूरोप में तीव्र औद्योगिकरण। और देखो, यूरोप में औद्योगिकरण हो रहा था, तो बाजार के विस्तार के लिए जो है खोज आकांक्षाओं ने भी जो है भारत में आने के लिए विदेशी कंपनियों को मजबूर किया। और सबसे बड़ा कारण था कि जो है भारत में जो तत्कालीन मुगल सत्ता थी वो कमज़ोर हो चुकी थी। ठीक है, तो आप इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, तत्कालीन मुगल सत्ता कमज़ोर हो चुकी थी। मुगल सत्ता में इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि मराठों ने उनको दमन कर रखा था। इससे जाट नए जाट समुदाय जो है साम्राज्य उत्पन्न हो रहे थे। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज जो है भारत में आते हैं। तो देखिए, ये एक मैप के द्वारा आपको बताया गया है कि वास्को डी गामा जो है भारत में कैसे कैसे आया था। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम, सबसे पहले जो हमारी विदेशी शक्ति आई थी उसमें आते हैं हमारे पुर्तगालीज। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पुर्तगाली। तो पुर्तगाली में जो है जहाजरानी निर्माण एवं नौ परिवहन में प्रगति होती है। तो पुर्तगाल के जो लोग हैं वो नए नए शहरों की और बाजार में प्रतिस्पर्धा को घटाने के लिए और नए रास्तों की खोज के लिए इंडिया की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिसमें कि भारत में व्यापार करके वो अधिक धन कमाने का चाहते थे। और जो है यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस एवं जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार था। देखिए, जो यूरोप और एशिया का व्यापार था उस पर वेनिस और जेनेवा के जो है पहले से जो व्यापारी थे उनका अधिकार था। तो अब एक नए फील्ड की, एक नई क्षेत्र की खोज करने के लिए जो है वो भारत में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए, एशिया का जो अधिकांश व्यापार था वो अरबवासी तथा यूरोपीय व्यापार इटली वालों के हाथों में था। देखिए, एशिया का अधिकांश व्यापार जो अरबी लोग कर रहे थे, और यूरोप का जो ज़्यादातर व्यापार है वो इटली के हाथों में था। तो इस व्यापार चक्र को तोड़ने के लिए
और नए व्यापारिक क्षेत्रों की आवश्यकता करने के लिए। तो देखिए ये हम आपको इसलिए पूरा करा रहे हैं, कंटेंट भी हम आपको सीधा डायरेक्ट करा सकते हैं, लेकिन पूरा इसलिए करा रहे हैं जिससे कि आपको जो है अगर यूपीपीसीएस में अगर आपको वहीं पर भी एक रिटन सब्जेक्ट पेपर होता है तो उसमें आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है? तो देखिए वो यूरोप जो बिज़नेस के अंदर जो एकाग्रता थी, जो एकाधिकार था उसको तोड़ने के लिए। ठीक है? उसके बाद है यूरोपीय शासक जैसे स्पेन की महारानी इज़ाबेल तथा पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी आदि समुद्र की खोजों को प्रोत्साहन देना। और जो नए-नए जो राजा थे वो भी इन खोजों को प्रोत्साहन दे रहे कि नई-नई जगह की खोज करें जिससे कि बाज़ार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़े। उसके बाद सबसे अच्छा जो था साहसिक नाविकों का योगदान। साहसी नाविक जो है नए-नए जो है देशों की नए-नए टापुओं की खोज के लिए अपनी जान जोखिम में लगा देते थे। जैसे कि बार्थोलोमेव डियास एक पुर्तगाली नाविक था जिसका जो है 1487 में उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है यूपीपीसीएस के अंदर। ये प्रश्न पूछा हुआ है भाई केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप की खोज की थी हमारे बार्थोलोमेव डियास ने। तो यहाँ से आप इस ऐसे पॉइंटों को आप अपने नोट्स में जो है उतार सकते हो और आप आसानी से अपना खुद के नोट्स तैयार कर सकते हो। तो बार्थोलोमेव डियास ने जो है 1487 में जो है एक उत्तम आशांतरी द्वीप केप ऑफ गुड की खोज की थी तथा 1492 ईस्वी में स्पेनवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज तथा 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचता है। तो देखिए ध्यान रखना कोलंबस भी जो था ना वो इंडिया की खोज के लिए ही निकला था। देखिए खोज से मतलब नहीं है, खोज तो इंडिया ऐसे नहीं है कि कोई पहले को जानता नहीं था, जानते थे लोग। खोज नहीं, नया समुद्री रास्ता जो इंडिया तक पहुंचा जाए उसकी खोज को यहाँ पर हमारा तात्पर्य खोज से है। खोज का मतलब ये नहीं कि इंडिया की खोज किसने की। वैसे तो मिस्र कंट्रीज बहुत सी कंट्रीज जो है पैदल भी इंडिया से बहुत से चलन थे, थल मार्ग के जरिए जुड़े हुए थे। तो सबसे पहला जो है यूरोपीय कंट्री से, यूरोपीय नेशन से जो पहला समुद्री रास्ता खोजा था वो खोजा था वास्को डी गामा ने इंडिया के लिए। खोजने के लिए तो कोलंबस निकला था लेकिन उसने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। देखिए यहाँ से 2 पॉइंट बन जाएंगे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में और 1498 में जो है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। तो अब यहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारे पुर्तगालियों की कहानी। तो देखिए सबसे पहला जो यात्री था, जो सबसे पहला यात्री था आपका, वो था वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली था, जो 1498 पे आता है कालीकट बंदर का। देखो इसने केप ऑफ द गुड होप होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक इसके साथ जो है एक इंडियन ही था जिसने जो है इसको रास्ता दिखाता है और इसके आगे आगे चलता है। ठीक है, आगे आगे चलने से मेरा मतलब इसको पथ प्रदर्शक करता है जिसका नाम था अब्दुल मुनीक। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि जो है वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शन किसने किया? तो अब्दुल मुनीक ने किया था। और कहाँ किया था? काली, और ये कहाँ पर आया था? ये कालीकट के बंदरगाह पे आया था और कप्पक डाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 को ये पहुंचता है। तो देखिए किसकी सहायता से? अब्दुल हमीद की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से पहुंचता है? ये सबसे पहले ये पहुंचता है अब्दुल मुनीक। कौन था? एक गुजराती व्यक्ति था। और कहाँ पर उतरता है? कालीकट के बंदरगाह पर उतरता है। और किस स्थान पर उतरता है कालीकट के बंदरगाह? कप्पक डाबू पर उतरता है। और कब पहुंचता है? 17 मई 1498 को। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि कालीकट के घाट पर जो है, तट पर जो है, बंदरगाह पर वास्को डी गामा का जो है उसका स्वागत किसने किया था? तो ये जमोरिन था। जमोरिन वहाँ का राजा था और उससे जो है ये स्वागत करता है और उसके साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर लेता है। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कन्नूर में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित होता है किसके द्वारा? पुर्तगाली द्वारा। तो सबसे पहला व्यापारिक कारखाना किसने लगाया? पुर्तगाली ने। कहाँ पर लगाया? कहाँ पर लगाया? कन्नूर में लगाया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इनका जो दूसरा व्यक्ति था जो पुर्तगाली था वो था हमारा पेट्रा अल्वारेज कैब्रेल। अब देखिए इसे पेट्रो अल्वारेज कैब्रेल ने क्या क्या काम किए थे। तो देखिए सबसे पहले तो 1500 में कालीकट में पहुंचता है। भारत का पहला यूरोपीय कारखाना स्थापित किया गया, इसने ही किया था। वो पहला यूरोपीय कारखाना स्थापित कालीकट के बंदरगाह। और उसके बाद है पुर्तगालियों पर अरब हमले का सफलतापूर्वक जवाब देता है ये। ठीक है, और नेक्स्ट है कालीकट पर बम्बारी और कोचीन और कन्नूर शासकों के साथ लाभकारी संधियां। तो इतने काम जो है पेट्रा अल्वारेज कैब्रेल करता है। पेट्रा अल्वारेज कैब्रेल क्या क्या करता है? तो ये 1500 में कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करता है। पुर्तगालियों के हमले, अरबों के हमले को रोक देता है, दमन कर देता है और कालीकट पर बम्बारी की और कोचीन और कन्नूर के शासकों को साथ लाभकारी संधि करता है। तो ये ऐसे करके पूछ सकता है कि पेट्रा अल्वेज के बारे में ये कौन सा कथन गलत है या सही है, वो आपसे क्वेश्चन बना सकता है।
चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हमारा अगला यात्री है वो है हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फ्रांसिस की अल्मोड़ा क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका कब से कार्यकाल था, तो ये 1505 से 1509 4 साल रहा था इंडिया में। तो ये भारत का सबसे पहला, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ऐसे को आप अपने नोट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास 1505 में फ्रांसिस डी अल्मेडा ने भारत में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया। और उसने क्या किया, अंजदिवा, कोचीन, कन्नानौर और किलवा में किले बनवा दिए। किसने, ये फ्रांसिस डी अल्मेडा ने। तो सबसे पहले किलेबंदी किसने कराई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले किलेबंदी करवाई थी हमारे जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। और कहाँ पर, उसने अंजदिवा, कोचीन, कन्नानौर और किलवा में किले बनवा दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे तो आपको मार्क कर लेना है, ये है हमारा स्टार मार्क। भाई ये कौन सी है, ये है सर, इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी और एक कार्टेज प्रणाली। तो ये बहुत बार पूछी गई है। ये समझ लीजिए कि तकरीबन अब तक 7 से 8 बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में, यूपीएससी के अंदर भी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी, फ्रांसिस गी अल्मेडा ने। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के पास चलते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारा फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 में जो है रहा था। और ये इसको जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किसको, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। इसने ऐसा क्या कार्य किया था, तो देख लेते हैं इसके कार्य को। सबसे पहले इसमें देखो, आपसे पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर तो फ्रांसिस डी अल्मेडा था, लेकिन पुर्तगालियों का जो है वास्तविक संस्थापक यही था। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कौन था हमारा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक इसको बोला जाता है। और दूसरा, इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। तो पहला पुर्तगाली था जिसने हमला किया और जो है किसी इंडिया के किसी राजा को हरा देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये पहला व्यक्ति था जो किसी भारतीय राजा को हरा देता है, पहला यूरोपीय व्यक्ति था। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्या करता है, ये पुर्तगालियों को भारत में बसने तथा भारतीय महिलाओं से शादी करने की अनुमति दे देता है, प्रेरित भी करता है कि आप इंडिया में बसिए, इंडिया की औरतों से शादी कीजिए। उसके बाद पहला गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्राधिकार में सती प्रथा पर रोक लगाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसने सती प्रथा पर रोक लगाई। और यहाँ तक कि इसने पहला था फ्रांसिस डी अल्बुकर्क जिसने कि अपने किसी इंडिया के किसी राजा से जो है उसका शासन छीन लिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों में आता था। बीजापुर का शासक को यूसुफ खान आदिल शाह को हराया और क्षेत्राधिकार में सती प्रथा पर रोक लगा दी, जहां जहां इसका क्षेत्राधिकार था। ठीक है, उसके बाद फ्रांसिस डी अल्बुकर्क ने क्या किया, तो देखिए ये पहला पुर्तगाली था जो इसने भारतीयों को भर्ती करना प्रारंभ किया। और उसके बाद इसके जो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय थे, इससे अच्छे संबंध थे। और देखिए इसने वो ये यहीं तक नहीं रुका, इसने 3 और जगह का जो कब्जा किया। देखो गोवा में 1510 में कब्जा करता है, और उसके बाद मलक्का में 1511 में, और हारमुज में 1515 में फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। इसीलिए इसको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैंडिडेट है जो है वो है हमारा नीनो डी कुन्हा। इसने कुछ ऐसे खोज कार्य किए नहीं थे, आज तक इससे कोई प्रश्न बना नहीं, लेकिन फिर भी बन जाए तो कोई पता नहीं चलता, तो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले गोवा को राजधानी ये बनाता है। उसके बाद अंग्रेजों के मुकाबले नौसैनिक क्षमता में पिछड़ जाता है। यही सबसे बड़ा कारण था जैसे कि पुर्तगाली हारे थे नीनो डी कुन्हा, क्योंकि ये नौसैनिक क्षमता को अपनी को बढ़ा नहीं पाता है। उसके बाद ये धार्मिक अहिंसुता की नीति अपनाता है। धार्मिक अहिंसुता मतलब कि ये जो है इंडियंस को जो है अपने बराबर नहीं समझता है। और भारतीय स्त्रियों के विवाह एवं धर्मांतरण जो है भारतीय स्त्रियों से विवाह करवाता है। और जो है ये उनका जबरन धर्मांतरण भी करवाता है। व्यापारिक प्रशासन में अकुशलता, रिश्वतखोरी एवं प्रशासनिक नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, और डचों का प्रवेश एवं सैन्य चुनौती। तो देखिए बहुत से काम ऐसे थे जिनके कारण ये पतन का कारण बनता है पुर्तगालीज का। ठीक है, उसके बाद देखिए नोट है एक इसमें, देखो नोट 1503 में कोचीन कोल्लकी की स्थापना की, जिसे एस्तादो इंडिया कहा गया है। देखिए ये पूछा गया प्रश्न है कि एस्तादो इंडिया किसे कहा गया है, तो ये कहा गया कोचीन कोल्लकी की स्थापना। ठीक है, ये
कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी एक गवर्नर होता था और ये कंपनी के हित में सीधे व्यापार संधि और युद्ध कर सकता था। तो ध्यान रखना इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई यही है कि 1503 में कोलिकी की स्थापना की, जिसे एस्तादो डी इंडिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था। अभी आपने ब्लू वाटर पॉलिसी का देखो यहाँ पे जिक्र सुना था, फ्रांसिस डी अल्मीडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। तो ये क्या है, देखिए इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने एक सामुद्रिक नीति वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, एक समुद्री नीति बनाई थी जिससे कि ये पुर्तगालियों को वर्चस्व स्थापित कर सके, इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कार्टेज प्रणाली भी थी। तो कार्टेज प्रणाली क्या थी कि हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा जारी नौसैनिक व्यापार लाइसेंस, मतलब अब ये जो है नौसैनिक जो बाहर से इन्होंने इतना कब्जा करना चाहा कि बाहर से अगर कोई अदर कंट्री या अदर कोई देश आता है तो ये उनको लाइसेंस देंगे। ठीक है, ये उनको लाइसेंस देने लगे कि भाई आप हमारे लाइसेंस से इंडिया में व्यापार करोगे। उसके बाद है भारत में पुर्तगाली विस्तार। देखिए भारत में पुर्तगाल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ। देखिए मुंबई से दमन और दीप और फिर गुजरात तक, गोवा के तट तक इन्होंने मुंबई, दमन द्वीप और गुजरात तक इन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद सेन थोम, चेन्नई और नागपट्टिनम आंध्र में पूर्वी तट पर सैन्य चौकी और बस्तियों की स्थापना की। तो ये सेन थोम में चेन्नई में और नागपट्टिनम में आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर सैन्य चौकी बनाते हैं ये। और फिर क्या होता है कि 1579 आते आते लगभग शाही फरमान ने उन्हें व्यापारिक गतिविधि के लिए बंगाल में सतगांव के पास बसा। तो देखिए ये 1579 तक जो है लगभग शाही फरमान ने उन्होंने एक व्यापारिक गतिविधि के लिए बंगाल के सतगांव के पास जाकर के ये परमानेंट सेटल हो जाते हैं। उसके बाद है पुर्तगालियों का महत्व। अब देखो पुर्तगाली आए तो क्या क्या लाए अपने साथ, उनसे हमें इंडिया को क्या फायदा। देखो सबसे पहले बंदूक का उपयोग और सैन्य शक्ति का विस्तार इन्होंने किया। दूसरा जो है फील्ड गन में मुगल उपयोग और रकाब के तोपखाने में योगदान दिया। ठीक है, और तीसरा इनका स्पेशल क्या था कि स्पेनिश मॉडल पर पैदल सेना की ड्रिलिंग समूह प्रणाली का विकास किया। ड्रिल मतलब परेड कराना, तो पहले परेड नहीं कराते थे, तो इसने जो परेड प्रणाली का भी विस्तार किया। तो बहुत से ऐसे काम थे पुर्तगालियों ने जो किया। उसके बाद देखिए नौसैनिक तकनीक क्या थी इनकी। देखिए मल्टी डेक वाले भारी जहाज़ों का निर्माण किया इन्होंने, कई मल्टी डेक, और उन्होंने शाही शस्त्रागार और डॉकयार्ड का निर्माण किया। और उसके बाद सांस्कृतिक कार्य क्या थे, तो देखिए सिल्वर स्मिथ और सुनार की कला। ध्यान रखना सिल्वर स्मिथ और चांदी का कार्य और सोने की कला जो गोवा में जो फली फूली थी वो आपके इन्हीं पुर्तगालियों के कारण फैली थी। और गहनों का जो है गहनों में काम होना, ये सभी पुर्तगालियों के द्वारा ही जो आगे बढ़ाया गया था। और देखो पुर्तगाली द्वारा चर्चों के आंतरिक भाग में लकड़ी और मूर्ति कला और छिद्र छतों का निर्माण करना। पुर्तगालियों ने ही जो है चर्च के अंदर जो है छिद्रित जो है छतों का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों के इतने कार्य थे, हमारे पुर्तगाली जो इंपोर्टेंट थे हमने आपको करा दिया। अब दूसरी जो व्यापारिक कंपनी आती है वो आती है डच। ठीक है, तो देखिए कार्नेलिस हाउटमैन, ये पूछा गया था पहला डच व्यक्ति था जो इंडिया में आता 1596 में। तो कार्नेलिस हाउटमैन पहला व्यक्ति था 1596 में इंडिया में आता है। और 1602 में व्यापार करने के लिए हॉलैंड के द्वारा एक कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, ध्यान रखना इसका नाम बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया नीदरलैंड, जिसका मूल नाम क्या था, जिसको कहते थे आपका वेरेंगे ओस्ट इंडियंस। इसका नाम कई बार पूछा गया है यूपीपीसीएस के अंदर, यूपीपीसीएस और यूपीएससी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले कार्नेलिस हाउटमैन आया था और 1598 में आया था। और 1602 में हॉलैंड में एक कंपनी का गठन करता है जिसको कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहा जाता है, जिसका नाम था वेरेंगे ऑफ इंडस। ठीक है, ये एक अर्ध सरकारी कंपनी थी। इसको जो चलाते थे उनको जेंटलमैन्स कहा जाता था और 17 आदमी चलाते थे, इसलिए इनको 17 जेंटलमैन्स कहा जाता था। उसके बाद इनके इस कंपनी के दो मुख्यालय थे। पहला था एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड में था, और दूसरा था बटाविया इंडोनेशिया में। तो इस कंपनी के वेरिंग द ओस्ट इंडिया के दो मुख्यालय थे, एक एम्स्टर्डम में और एक बटाविया में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे। भारत में डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। तो भारत में पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। और बंगाल में डचों ने जो है प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, पीपली में। और जो है मुख्यतः जो ये फैक्ट्री बनाते थे वो अपनी पूर्वी तट पर बनाते थे। ठीक है, तो सबसे पहली कहाँ बनाई भाई, मसूलीपट्टनम 1605 में। और अब बंगाल की पूछे तो बंगाल में डचों ने बनाई थी पीपली में। ठीक है, नेक्स्ट है जो है डचों द्वारा प्रमुख कारखाने। तो प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में, द्वितीय जो था पत्तोपुली निजामपट्टनम में, और तृतीय था पुलिकट 1610 में।
चौथा था अन्य कारखाने जो सूरत में बनाया था 1616 में, विमलीपत्तनम कराईकल 1445, चिंसुरा में 1453 को और कोचीन में 1463 और कासिम बाजार बालासोर नागपट्टनम में 1458। ठीक है, तो इतने कारखाने इन्होंने बनाए थे। उसके बाद इनका मुख्यालय क्या था, तो देखिए पुलिकट के डचों ने व्यापारिक केंद्र को जो पुलिकट को जो है डचों द्वारा व्यापारिक केंद्र मुख्यालय बनाया, तो मुख्यालय कौन सा था, पुलिकट। और 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम ने मुख्यालय बनवाया। ठीक है, तो नागपट्टनम को जो है इन्होंने 1690 में अपना मुख्यालय बना लिया। उसके बाद इन्होंने जो प्रमुख किला क्या बनाया था, तो प्रमुख किला बनाया था चिंसुरा में, गुस्तावस फोर्ट की स्थापना करते हैं 1653 ईस्वी में, और कोच्चि में फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं 1663 ईस्वी में। ठीक है, और आगे चलते हैं, तो आगे क्या है कि देखो डचों ने मलक्का या मसाला द्वीप जिसे इंडोनेशिया कहा जाता है, इसे पुर्तगालियों से जीता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों को हराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, डच थे। और देखो सब पुर्तगालियों ने किसको हराया था, आदिल शाह को, और गोवा छीन लिया था। उसके बाद जीता और श्रीलंका को भी जीता पुर्तगाली से। और डचों ने जकार्ता को जीतकर नए नगर बटाविया की स्थापना की। तो नए नगर जो बटाविया उसको जो डचों ने बनाया था, और जो है जकार्ता को इन्होंने जीता था किससे, पुर्तगाली से। देखिए मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में डच आते हैं 1698 में, और जो 3.5% वार्षिक चुंगी पर उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार का एकाधिकार डचों को प्रदान कर दिया। तो मुगल बादशाह औरंगजेब का बहुत बड़ा योगदान है डचों के पैर जो है इंडिया में जमाने के लिए, क्योंकि उसने 3.5 वार्षिक चुंगी पर जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। नेक्स्ट हमारा, डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता या कार्टेल पर आधारित थी। डच मूल रूप से काली मिर्च एवं अन्य मसालों और व्यापार में ही रुचि रखते थे। तो डच मूल रूप से क्या करते थे भाई, डच जो है मूल रूप से काली मिर्च, अन्य मसालों का और व्यापारिक मसालों का जो है यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो करा दे। देखो डचों के आने से भारत में क्या होता है, देखो डचों के आने से भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग जो है विकसित होता है, एवं भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो है डचों को जाता है। मतलब पहले हम जो है एक्सपोर्ट नहीं करते थे अपने बनाए कपड़े को, इंडियंस एक्सपोर्ट नहीं करते थे। एक्सपोर्ट करना किसने सिखाया, तो डचों ने। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहर से जो है कपड़े का निर्यात सबसे पहले किसने शुरुआत किया, तो डचों ने। ठीक है, उसके बाद है जो डचों ने इंडिया में व्यापार किया, तो एक तो नील उत्पादक क्षेत्र थे उनके। नील उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, यमुना घाटी और मध्य भारत। उसके बाद कपड़ा और रेशम था बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल। उसके बाद है साल्ट पीटर, बिहार। और अफीम और चावल की खेती कहाँ करते थे, वो गंगा घाटी में। ठीक है, इनको जो काली मिर्च और मसालों का एक अधिकार प्राप्त है। इंडियन मसाले के जो है शुरू से ही दुनिया मुरीद रही है, शुरू से ही इंडियन मसालों की तरफ इनका थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रहता है। अब देखिए आयात निर्यात क्या क्या करते थे, तो डच जो है सोना चांदी पारा तथा ऊन तथा कांच की वस्तु भारत से ले जाते थे। सोना चांदी पारा ऊन को ले जाते थे, और वे भारत से सूती रेशमी और वस्त्र, धागा, नील, अफीम, मसाले आदि भी ले जाते थे। तो सूती वस्त्र, ये धागा, नील, अफीम वो ले जाते थे। ठीक है, और चीनी धातु की वस्तुएं, सोरा आदि जो है भारत को निर्यात करते थे। ठीक है, अब है डचों के पतन का कारण। तो देखो डचों के पतन का कारण क्या था कि जब डच आए थे तो उस समय पे जो है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत इंडिया में आ चुकी थी, तो अंग्रेजों से प्रतिद्वंद था। दूसरा, डच कंपनी का नियंत्रण जो सीधे डच सरकार के हाथ में था, इसलिए कंपनी अपनी इच्छा अनुसार विस्तार नहीं कर सकती थी। उसको जो जवाबदेही जितनी थी वो गवर्नमेंट के हिसाब में थी, वो गवर्नमेंट के अंडर थी पहले ही। और क्या होता था कि जो सबसे बड़ा कारण ये था कि अंग्रेज बड़े प्रतिद्वंदी थे, तो उनकी नौसैनिक शक्ति भी बहुत ज़्यादा थी। और जो डच जो है अ, डचों को एक यहाँ से इंडिया से जाने का एक कारण ये भी था क्योंकि उनको पता था कि भारत से अधिक रुचि उन्होंने इंडोनेशिया एवं मसाला द्वीपों में थी, जहाँ जहाँ उनके मसाला द्वीप और इंडोनेशिया में उनकी ज़्यादा जो है रुचि थी। उसके बाद है कंपनी में भ्रष्टाचार, ये तो होता ही है। उसके बाद है 1759 में बेदरा बंगाल में युद्ध, अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह पराजित कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछ रहा है। अब प्लासी बक्सर के युद्ध नहीं गए, वो जमाना गया, अब वो पूछेगा इंटरनली डीपली। तो 1459 में जो है एक पलासी और बक्सर युद्ध के बीच में 1459 में एक युद्ध और होता है जिसे बेदरा बंगाल का युद्ध कहते हैं, और इसमें अंग्रेज जो हैं डचों से बुरी तरह पराजित हो जाते हैं तथा डचों की शक्ति भारत में समाप्त हो गई थी। ठीक है, और क्या हो जाता है कि लास्ट में अपनी सारी की सारी कंपनियां जो है डच जो है अंग्रेजों को बेच देते हैं। उसके बाद एक और लड़ाई होती है जिसको कहते हैं कोलाचेल की लड़ाई, जो 1441 में होती है। डच और त्रावणकोर के राजा, सबसे बड़ा कारण ये था मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, मार्तंड वर्मा ने इनको मार मार के भगाया था। तो त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने लड़ाई में मालाबार क्षेत्र में डचों की सत्ता को पूर्णतः सफाया कर दिया।
मालाबार की जो कोला से देखो ऐसा नहीं कहते, हाँ भगाया अंग्रेजों ने था, लास्ट में अंग्रेजी सारे थे, लेकिन ख़त्म तो इनको जो है किसने कर दिया था, मार्तंड वर्मा ने 1441 में। ठीक है, तो ये कुछ मैप दे रखा है जहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत, फ्रांसीसी हुकूमत थी, स्टार से मार्क किया हुआ, आप इसको देख सकते हो, अलग अलग बताया भी है कौन सी जो है कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद है अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश राज अंग्रेजी शासन। देखिए ये शासन सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन और ढांचा, तो 1599 ईस्वी में एक जॉन मिल्डन जो हॉल ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आता है। तो सबसे पहला ब्रिटिश यात्री कौन था, जॉन मिल्डन हॉल था। और ये 1559 में इंग्लैंड में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नामक एक व्यापारिक दल से ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग कंपनी का जो है निर्माण करते थे। तब नाम बहुत अजीब होता है, आप सीधी ईस्ट इंडिया कंपनी जानिए। तो 1599 में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर नामक एक व्यापारी दल आता है, जो मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारी दल जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, तो इसी को बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया था। तो क्या होता है कि 31 दिसंबर 1600 को इनको महारानी एलिजाबेथ का एक प्रथम रॉयल चार्टर जारी करता है और 15 वर्षों के लिए इनको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापार करने का एक अधिकार मिल जाता है कि ब्रिटेन से और कोई नहीं आएगा जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी है, 15 साल तक के लिए। उसके बाद है पूर्वी देशों के साथ 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 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए जो है व्यापारिक अधिकार दे दिए। तो देख तो ये तो 1600 में दिए गए थे 15 साल के लिए, लेकिन 9 साल बाद ही क्या करता है कि जेम्स प्रथम प्रथम कहते थे कि भाई आपका जब तक मन करे आप जब तक इसमें जो है अकेले व्यापार कीजिए। ठीक है, एक अधिकार। उसके बाद है कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य भूभाग नहीं बल्कि व्यापार करना था, तो वो व्यापार पर ज़्यादा फोकस करते थे। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम समुद्री यात्रा 1601 में जावा, सुमात्रा एवं मलक्का के लिए हुई थी। तो पहली जो यात्रा थी, मतलब जो पहली खेप इंडिया से बाहर निकाली गई थी इंडिया के सामान की, वो 1601 में जाती है जावा, सुमात्रा, मलाक्का के लिए। ठीक है, ढांचा क्या है, ढांचा ये कि ये एक प्राइवेट कंपनी थी, गवर्नमेंट का इस पर कोई लेना देना नहीं था। डच की कंपनी, पुर्तगालीज कंपनी, ये सभी गवर्नमेंट थी, लेकिन जो फ्री ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक निजी कंपनी थी और इसमें जो 14 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा संचालित किया जाता था। 14 सदस्यीय बोर्ड होते थे, देखिए ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, गवर्नर। आपको पता होगा सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन है, गवर्नर है। और गवर्नर जो है युद्ध संधि विस्तार आदि करने का अधिकार था। गवर्नर चाहे युद्ध कर सकता है, गवर्नर चाहे किसी से संधि कर सकता है, चाहे अपने राज्य का विस्तार कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास भारत में विस्तार। तो देखिए भारत में विस्तार कैसा था, 1609 में एक हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज आता है। ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया था 5 करोड़ के लिए। सीजन मुझे नहीं पता, केबीसी में पूछा गया था कि पहला जो अंग्रेजी जहाज था वो हॉकिंस था, वो किस जहाज में आया था, तो 1609 में आया था, हेक्टर जहाज में। दूसरा, कैप्टन हॉकिंस सूरत में एक कारखाना स्थापित करते हैं और जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, लेकिन जहांगीर उनको क्या करता है था, जहांगीर उनको जो है व्यापार करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, बाद में पुर्तगाली को विरोध का सामना करना पड़ता है। 1611 में क्या होता है कि ये मसूलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी लगाते हैं और एक कारखाना स्थापित कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1612 में जो कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत के पास समुद्र में पुर्तगाली को हरा देता है। थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगालीज को हरा देता है और पुर्तगालीज को हराने के बाद जहांगीर के समझ में आ जाता है कि भाई ये अंग्रेज जो है इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इन्होंने जो है पुर्तगालीज को हराया। तो फिर ये क्या करता है कि ये उनको जो है अनुमति प्रदान कर देता है। 1613 में थॉमस एडवर्ड के तहत सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए जहांगीर उन्हें अनुमति दे देता है कि हाँ भाई ये पावरफुल लोग हैं, इनको जो है इनकी सहायता करनी चाहिए। उसके बाद है 1415 में जेम्स प्रथम एक मान्यता प्राप्त राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर धर्म आया और फरवरी 1619 तक वहाँ रहता है। तो जेम्स प्रथम जो है आपसे पूछा जाता है कि भाई जेम्स प्रथम का जो राजदूत था थॉमस रो, तो वो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है 1632 में क्या होता है कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा जारी गोल्डन फरमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन फरमान। ठीक है, ये बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1662 में क्या होता है कि चार्ल्स पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी कर लेता है और पुर्तगाली क्या करते हैं उसको बॉम्बे जो है उपहार में दे देते हैं। ठीक है, दान में, दहेज में दे देते हैं। 1687 में पश्चिमी प्रेसिडेंसी की सीट सूरत से बॉम्बे स्थापित कर दी जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, फिर नेक्स्ट होता है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की
प्रथम व्यापारिक कोठी जो है 1611 में लगाई जाती है, और ये कहाँ, मछलीपट्टनम लगाई जाती है, और इसके बाद मद्रास में स्थापित की जाती है। तो देखिए पूर्वी भारत में क्या होता है कि पूर्वी भारत का प्रथम कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है मद्रास में कहाँ लगता है, तो देखिए ये पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछा भी गया है कि उड़ीसा में कब लगाई थी। तो मद्रास में जो है फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टी पर ले लेता है, और जहाँ पर वो फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी का निर्माण करता है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी कहाँ है, हमारी चंद्रगिरी, मद्रास। ठीक है। उसके बाद है गोलकुंडा। तो देखिए गोलकुंडा के सुल्तान एक शाही फरमान जारी करता है 1632 में, जिसे सुनहरा फरमान कहते हैं। इसके माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री, भारत में प्रथम फैक्ट्री जो है गोलकुंडा राज्य के मूसलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। तो देख लो ये क्या कहता है कि ये खुली छूट दे देता है कि आप आइए व्यापार कीजिए। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है इनसे। उसके बाद है मुंबई में। तो मुंबई में जो है 1662-61 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने जो है राजकुमारी कैथरीन से शादी कर लेता है, और कैथरीन से शादी करने के बाद क्या है कि इसको जो है चार्ल्स ने से 10 जो है मुंबई टापू किराए पर मिलता है, और चार्ल्स इसे 10 पौंड वार्षिक किराए पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। ठीक है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुंबई नगर की स्थापना 1659 से और 1667 के बीच में कंपनी के गवर्नर थे जेराल्ड अंगियार, इसने मुंबई नगर को बसाया था। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है मुगल तथा अंग्रेज। देखो 1691 में औरंगजेब ने एक निश्चित राशि के बदले कंपनी को बंगाल में चुंगी रहित व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। उसके बाद एक शाही फरमान आता है मुगल सम्राट फर्रुखसियर का, और मुगल सम्राट फर्रुखसियर को एक डॉक्टर जो है कंपनी का डॉक्टर विलियम हैमिल्टन वो बचा देता है, जिससे कि जो है फर्रुखसियर बहुत खुश होता है। और क्या होता है कि बाद में एक फरमान जारी कर देता है कि जिसके द्वारा जो है इसका जो कंपनी का वार्षिक कर 3000 रुपये चुका करके और निःशुल्क व्यापार करने के लिए, और यहाँ तक कि सिक्के डालने की अनुमति। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिक्के किसके काल में डाले गए थे, तो किसने डाले थे, अंग्रेजों ने डाले थे, और कहाँ किसके काल में डाले थे, तो ये जो है फर्रुखसियर के काल में सबसे पहले अंग्रेजी सिक्के डाले गए थे, और इनको चलाने की अनुमति भी दे दी थी। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश एहतकार ओम्स ने कंपनी का अधिकार या पत्र मैग्ना कार्टा कहा है। तो इस बात को फर्रुखसियर ने जब उसे सिक्के चलाने की अनुमति, निःशुल्क व्यापार, 3000 चुंगी दे करके छोड़ने के लिए बोल दिया, तो ये कंपनी का मैग्ना कार्टा था। ठीक है, यहाँ तक कि बंगाल के नवाब जो मुर्शिद कुली खान थे, उन्होंने फर्रुख दिए गए फरमान के बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रण करने का प्रयास किया था। नवाब मुर्शिद कुली खान ने किया था, तो इसी कारण से युद्ध होगा। और मराठा सेनानायक कान्होजी अगोरिया ने पश्चिमी तट पर अंग्रेजों की स्थिति को काफी कमजोर बना दिया था। तो मराठा सैनिक थे कान्होजी अगारिया। उसके बाद है बंगाल में विस्तार कैसे होता था। देखो बंगाल में जो है हुगली 1651 में, हुगली में, कासिम बाजार, पटना और राजमहल में। ठीक, तो क्या करते हैं, देखो ये सुल्तानाती, ध्यान रखा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सुल्तानती, कालिकाता और गोविंदपुर 3 गांवों को मिलाकर के जॉब चार ने क्या कर देता, कलकत्ता बना देता है। जॉब चार ने कलकत्ता बना देता है, और यहाँ पर वो फोर्ट विलियम किले की स्थापना भी करता है। ठीक है, और चार्ल्स आयर को प्रथम प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और कलकत्ता को अंग्रेज 1700 ईस्वी तक पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित कर देते हैं, जो कि 1774 से और 1911 तक भारत की राजधानी बना रहा था। उसके बाद है विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। तो विलियम हेजेज था। अब उसके बाद आते हैं सीरीज में फ्रांसीसी। ठीक है, तो फ्रांसीसी कौन थे, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय शक्ति थी ये, इनके बाद कोई नहीं आया, फ्रांस से सबसे लास्ट में आए थे। उसके बाद फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे द कैंपेनिंग डैश इंडस ओरिएंटल्स कहा जाता है। इसको ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है, वैसे पूछ लिया जाता है, रख सकते हैं तो रख लेना। ठीक है, तो पहली लुई 14वें के समय में मंत्री कॉलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर देता है। उसके बाद है प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री जो है आपकी 1668 में जो है सूरत में लगती है, गुजरात में, फ्रांसीसी कैरोन द्वारा। किसके द्वारा, कैरोन ने लगाई, कब लगाई, 1668 में लगाई, कहाँ पर लगाई, सूरत में लगाई। उसके बाद 1659 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना होती है,
और उसके बाद पांडिचेरी की नींव 1673 में रखी जाती है। फ्रैंको मार्टिन लेस्पेने और वलीकोंडपुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए और जिसे कालांतर में पांडिचेरी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी जहां पर चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रनगर की कोठी किसकी जगह बनी थी, तो नवाब शाइस्ता खान की जगह पर बनी थी। उसके बाद पांडिचेरी में जो है पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसको, मार्टिन को, ये पूछा नहीं गया है, वैसे बता देते हैं। देखो 1693 में जो डच हैं वो पांडिचेरी पर कब्जा कर लेते हैं और 1697 में संपन्न हुई रिपब्लिक संधि को पांडिचेरी फ्रेंच में वापस मिल जाता है। उसके बाद पांडिचेरी के कारखाने में मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण कराया। पांडिचेरी कारखाने में मार्टिन जो है उसने फोर्ट लुई का निर्माण कराया और फ्रांसीसी द्वारा 1721 में मॉरिशस तथा 1725 में माहे मालाबार, 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 1742 के 50 व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों ने जो है वो राजनीति में आने की कोशिश करते हैं, उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं जाग जाती हैं। फिर क्या होता है कि परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी के विरुद्ध युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि देखो फ्रांसीसी अपने पैर जमाना चाहते थे लेकिन तब तक अंग्रेज जमा चुके थे और इन युद्धों को कर्नाटका का युद्ध कहा जाता है। तो ब्रिटिश फ्रांसीसी प्रतिद्वंदता थी इनकी, देखो, और दूसरा था फ्रांसीसी की पराजय के कारण, तो फ्रांसीसी में हार जाते हैं 1459 में और 1464 में, 1759 और 1764 में। ठीक है। तो क्या होता है, फ्रांसीसी एक कंपनी का पूर्णतः सरकारी कंपनी नहीं है, तो ये निश्चय देर से लेते थे। उसके बाद अधिकारियों को सहयोग का अभाव और नौसैनिक में ये पिछड़े हुए थे, नौसैन्य में पिछड़े हुए थे और ब्रिटिश कंपनी जो है जितना जैसा ब्रिटिश कंपनी को उसके देश का समर्थन था ऐसा फ्रांसीसियों को नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। नेक्स्ट है, इनका महत्व क्या था, देखो राजनीतिक हस्तक्षेप करना और लाभ कमाना इनका जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य था। डेनिस का वर्तमान, डेनिस आते हैं लेकिन वो इसका जो ज़्यादा जिक्र आता नहीं है। तो देखो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में की गई थी और ये सभी लोग जो है डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और ये सभी व्यापार के उद्देश्य से आए थे। पहली फैक्ट्री त्रावणकोर तंजौर तमिलनाडु में लगाते हैं 1620 में और दूसरी फैक्ट्री सीरमपुर बंगाल में 1676 में, और 1745 में अभी सभी फैक्ट्रियों को वो अंग्रेजों को बेच करके भारत से चले जाते हैं। डेनिस आए थे लेकिन वो क्या करते हैं कि जितनी फैक्ट्रियाँ बनाई थी उसको 1745 तक बेच बाच के निकल लेते हैं। उसके बाद है कर्नाटक युद्ध, ये बहुत बार पूछा गया है। तो देखो कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित जिसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है, ये लगभग 20 वर्षों तक संघर्ष चला था। ठीक है। तो बता देते हैं इसमें, तो प्रथम कर्नाटक, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1746 से 1748, प्रथम कर्नाटक युद्ध। कारण क्या था कि जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार, जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था उसकी जो है लपटें यहाँ तक आ चुकी थी। ठीक है। और जो उसी टाइम पे इसमें आग में घी लगाने का काम किया था कैप्टन बर्नेट ने। कैप्टन बर्नेट क्या करते हैं कि कैप्टन बर्नेट एक अंग्रेजी सेना के द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज़ों पर अधिकार कर लेते हैं और बदले में जो मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला ब्रूडोन के सहयोग से जो है डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जो डुप्ले में जो मद्रास गवर्नर के जो मोर्से थे उनको आत्मसमर्पण करा देता है। नेतृत्व देखो अंग्रेजों का इस युद्ध में, कर्नाटक के फर्स्ट युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व था और तथा फ्रांसीसियों का डुप्ले कर रहे थे। तो देखिए नेतृत्व, अंग्रेजों का नेतृत्व जो है बर्नेट कर रहे थे, फ्रांसीसियों का डुप्ले, मतलब सिंपल सी बात बताऊँ ये है बीडी है, बीडी यानी कि बर्नेट और डुप्ले के द्वारा बीच में युद्ध हुआ था। परिणाम क्या रहा, देखिए कर्नाटक के पहले युद्ध में जो है पुर्तगाली जीत जाते हैं, फ्रांसीसी जीत जाते हैं, इनकी विजय हो जाती है, इनका मनोबल बढ़ जाता है और इनकी नौसैनिक शक्ति की महत्ता स्थापित हो जाती है। उसके बाद 1748 ईस्वी में यूरोपीय जो इसके बीच में संधि हुई थी इस पहली कर्नाटक वार के, उसमें वो है एक्सला चापेल की संधि। एक्सला चापेल जो है ये संधि किससे जो है संबंधित है, आपसे पूछे तो भाई ये किससे संबंधित है, ये कर्नाटका फर्स्ट वार से संबंधित है। उसके बाद है सेंट थॉमस का युद्ध। देखिए ये छोटे छोटे युद्ध से पूछा जाता है क्योंकि लोग इस बार इनको पढ़ते हैं नहीं,
और जबकि इनसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सेंट थॉमस का युद्ध जो 1748 में ये अड़ियार नदी के तट पर होता है। फ्रांसीसी डुप्ले तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में होता है और डुप्ले इसमें युद्ध जो है जीत जाता है। युद्ध का कारण था कि जो डुप्ले था वो नवाब के दिए किए गए बातों से पीछे हट गया कि भाई उसने, क्योंकि नवाब ने इसका साथ दिया था फ्रांसीसियों का अंग्रेजों के खिलाफ। महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना फ्रांसीसियों पर आक्रमण की तथा कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली सेना ने सेंट थॉमस के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराजित कर देता है। नवाब को पराजित कर देता है। नवाब कौन था? अनवरुद्दीन। यहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद देखिए क्या होता है। कर्नाटका का युद्ध। देखिए कर्नाटका का युद्ध जो दूसरा द्वितीय युद्ध था वो था 1649-1654 में। तो ये क्या था? ये एक प्रकार का उत्तराधिकार का था। इसमें दो गुट बन जाते हैं। एक तो था हमारा एमसीएफ और एक था हमारा नेई। एमसीएफ में क्या थे? मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी थे, और दूसरी तरफ थे नेई थे, यानी कि नासिर जंग, अनवरुद्दीन और अंग्रेजी। वही अनवरुद्दीन है जिसको फ्रांसीसियों ने जो है आ, अभी हराया था हमारा, पीछे जो बताया था आपको। तो फ्रांसीसी आते ये वही है। तो इसमें होता क्या है, इनके दो ग्रुप बन जाते हैं और जो जीतता है वो ग्रुप जीतता है आपका अंग्रेजों वाला ग्रुप, यानी कि अंग्रेजी जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी जो है इसको हार जाते हैं। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा होती है। पांडिचेरी की संधि कब होती है? 1755 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पांडिचेरी की संधि द्वितीय कर्नाटक वार में होती है। उसके बाद होता है बेटा अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध क्या होता? अंबर का युद्ध क्या है कि 1749 में जो फ्रेंच साइना की सहायता से एक युद्ध में चंदा साहब ने अंबर में अनवरुद्दीन को पराजित करके मार डाला था तथा कर्नाटक के अधिकार हिस्से पे जो है कब्जा कर लेता है। तो अनवरुद्दीन का जो पुत्र था मोहम्मद अली युद्ध में बचकर भाग जाता है और उसने त्रिचनापल्ली में शरण ली। लेकिन मुजफ्फर जंग दक्कन की सूबेदारी तो अपने भाई नासिर जंग से पराजित हो जाता है। तो 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करते हुए मारा जाता है और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है। तो हैदराबाद का नवाब कौन बनाया था 1750 में? जो है मुजफ्फर जंग। तो देखिए उसके बाद क्या है, इसी बीच जो रॉबर्ट क्लाइव 1751 में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने 500 सैनिक लाया और उस पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा ही रहा है ये वीडियो, काफ़ी बड़ी बन गई है, लास्ट है ये। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे पास है द्वितीय युद्ध, उसके बाद अंबर का युद्ध। उसके बाद जो है 1752 में एक स्ट्रगल लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तो फ्रांसीसी आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेजी सेना के सामने और चंदा साहिब की हत्या कर दी जाती है। डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, भाई आप आइए फ्रांस से वापस ले जाइए। उसके बाद जो है अगला जो वो गवर्नर बनता है वो बनता है गोडेहू। ठीक है, और पांडिचेरी की जो संधि थी वो समाप्त हो जाती है। तो डुप्ले के बारे में जे मेरिट ने कहा कि डुप्ले ने भारत की कुंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की है। तो इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है किसके मत है, कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध और आखिरी कर्नाटक युद्ध। तो ये क्या था कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो चुका था। उत्तराधिकारी ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध। दूसरा तत्कालीन कारण क्या थे? क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल में स्थित चंद्रनगर पर अधिकार कर लेना। तीसरा था कि देखो फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो एक लाली कर रहा था, काउंट लाली, ए के बोलते हैं इसको काउंट लाली, और एक आयरकूट। तो लाली से एल लिया, सॉरी काउंट से के लिया और आयरकूट से ए। परिणाम क्या होता है कि 1760 में वांडीवास के युद्ध में आयरकूट जो है फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से पराजित कर देते हैं और यहीं से जो है यूरोप के अंदर, इंडिया के अंदर जो है अन्य यूरोपीय शक्तियों को समाप्त कर दिया जाता है और सबसे बड़ी शक्ति बन करके अंग्रेज आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? अंग्रेज भारत के अंदर। ठीक है, अब उनको सिर्फ भारतीय राजा को हराना था और जिनको वो आसानी से हरा करके पूरी इंडिया पर कब्जा कर लेते। तो क्या होता था कि 1763 में पेरिस की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हो जाता है। फ्रांसीसियों के मुकाबले जीत का कारण क्या था? देखो दोनों कंपनियों का ढांचे में अंतर था और उनकी जो अंग्रेजों की जो नौसैनिक व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा थी और यूरोप में फ्रांसीसियों के मुकाबले अंग्रेजों की राजनीतिक जो है काफ़ी स्थिति काफ़ी मजबूत थी और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है वहाँ पर आर्थिक सुधार भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे। उसके बाद नौसेना, नौसेना भी पिछड़ जाना और फ्रांसीसियों ने जो है मुकाबले में अंग्रेज़ों से ही व्यापार प्रारंभ कर और जो है उन्होंने फ्रांसीसियों के मुकाबले अंग्रेज़ों ने प्रारंभ से ही व्यापार पर ही ध्यान दिया था। ठीक है, उसके बाद है अन्य यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ अंग्रेजी सफलता का कारण। तो देखो
एक तो ये था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने निर्णय खुद ले सकती थी, निजी कंपनी थी। दूसरा, ब्रिटेन के पास विशाल अत्याधुनिक नौसेना थी। तीसरा, ब्रिटेन में कृषि और औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक संपन्नता थी। और चौथा कारण क्या था कि ब्रिटेन के पास एक अनुशासित तकनीक रूप से विकसित सेना। पांचवा, फ्रांस जो है डच आदि के विपरीत ब्रिटेन में एक स्थायी सेना की उपस्थिति थी, वो अस्थायी रखते थे, जब युद्ध होगा जब भी बुलाए जाएंगे। और अन्य कंपनियां जो थी ईसाई धर्म के प्रचार में थी, लेकिन जो अंग्रेजों ने धर्म से ज़्यादा व्यापार में रुचि रखी और उन्होंने धर्म का व्यापार जो है प्रसार नहीं किया। ऋण बाजार का उपयोग दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की थी सरकारी ऋण में मुद्राओं को बेचने के लिए। तो ऋण बाजार का उपयोग किया, तो दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कहाँ था? बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो देखिए, ये हमारे इस सीरीज के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अब तक इसमें से क्वेश्चन बन सकते थे, हमने आपको बता दिए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नोट्स की तैयारी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आप लाइक करेंगे, हमारा उत्साह बढ़ेगा, एक आध दो सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे। बस, थैंक यू।